नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक का नाम है कैटाबॉलिज्म ऑफ पिरामिडिन। तो पिरामिडिन होते क्या है? बेसिकली हमारे जो डीएनए में 4 फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स आते हैं हमारे डीएनए बनाने के लिए। उन्हें उन्हें हम दो कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। पहली कैटेगरी है प्यूरिन्स की, दूसरी कैटेगरी है पिरामिडिन्स की। प्यूरिन्स में हमारे आते हैं एडेनाइन और गुआनाइन, और हमारा पिरामिडिन्स में आते हैं यूरासिल, थायमिन और साइटोसाइन। ठीक है, यहाँ पे जो यूरासिल है वो हमारे आरएनए में यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ थायमिन, और जो हमारा थायमिन और डीएनए में यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ यूरासिल। तो मतलब यूरासिल और थायमिन एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं डीएनए और आरएनए में। तो चलिए हम आज समय बर्बाद ना करते हुए इसके कैटाबॉलिज्म पे ध्यान देते हैं। तो कैटाबॉलिज्म बेसिकली मतलब होता है इन दोनों को तोड़ना। तो जब ये पिरामिड्स बनते हैं वैसे ही इनका हमारे शरीर के अंदर इनका डिग्रेडेशन में कैटाबॉलिज्म भी होता है, मतलब इनके तोड़ा भी जाता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें दो तरीके से पिरामिड्स का कैटाबॉलिज्म हो सकता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहले हमारा जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक तो वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में जा सकते हैं, जैसे IMP हुआ, UMP हुआ, TMP हुआ, जहाँ पे वहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट उनके साथ अटैच रहेगा, उस फॉर्म में वो जा सकते हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस में। या फिर वो किसी अपने फ्री बेस फॉर्म में जा सकते हैं। फ्री बेस फॉर्म जहाँ पे वो अपने फ्री बेस फॉर्म, जैसे वहाँ पे कुछ उनके साथ अटैच हैं, जैसे प्योर यूरासिल हुआ या फिर थायमिन हुआ या फिर साइटोसाइन हुआ, तो ये अपने प्योर इस फॉर्म में भी सीधा डिग्रेडेशन में जा सकते हैं। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले ये उसका मोनोफॉस्फेट फॉर्म रहता है, जैसे IMP और UMP और पहले वो सब हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं उनके फ्री बेस फॉर्म में। अब यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, तो पहले वो न्यूक्लियस पे काम करते हैं, उससे न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। फिर वो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोटिडेज एंजाइम काम करते हैं, उसको न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। और फिर न्यूक्लियोसाइड्स जो रहते हैं उसके ऊपर न्यूक्लियोसिडेज काम करते हैं और उनके शुगर और फ्री बेसेस बनाते हैं। जो ये फ्री बेस रहते हैं, फिर ये फ्री बेसेस जाते हैं हमारा कैटाबॉलिज्म साइकिल में बोलेंगे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में। तो कैटाबॉलिज्म देखते हैं। तो कैटाबॉलिज्म यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये समरी जैसे बता सकता हूँ मैं पूरी। तो हमारा जो डीएनए है यहाँ से हमें बनते हैं साइटोसाइन, थायमिन और यूरासिल। तो जो साइटोसाइन है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरासिल में, और यूरासिल भी जो रहता है तो यूरासिल ही जाता है, तो वो पहले वाले पाथवे में से उसका कैटाबॉलिज्म होता है। जो थायमिन है वो दूसरे वाले पाथवे से उसका कैटाबॉलिज्म होता है। हम इन दोनों पाथवे को डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम कैटाबॉलिज्म ऑफ यूरासिल को देखेंगे। तो यूरासिल को हम सबसे पहले 5,6 डाईहाइड्रो यूरासिल में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम एंजाइम का यूज़ करते हैं जिसका नाम है डाईहाइड्रो यूरासिल डिहाइड्रोजिनेस। इसमें क्या होता है, इसमें NADPH का यूज़ होता है, जहाँ से जो हाइड्रोजन आइटम है उससे डिहाइड्रोजन निकाल के यूरासिल के ऊपर लगाता है। इसकी वजह से क्या होता है मैं आप यहाँ पे बताता हूँ। देखिए पहला डायग्राम है, ये यूरासिल का है। आप यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देख सकते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, तो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम आता है, NADPH से हाइड्रोजन लेता है और यहाँ के कार्बन को दे देता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो टूट चुका है। तो जैसे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाईहाइड्रो यूरासिल। अब जो डाईहाइड्रो यूरासिल है, मतलब ये जो कन्वर्सन है यूरासिल से डाईहाइड्रो यूरासिल को, इसे हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। जो रेट लिमिटिंग स्टेप रहता है, इसका मतलब है एक बार डाईहाइड्रो यूरासिल बन गया तो वो कैटाबॉलिज्म उसका होना पक्का है। नहीं तो आप ऊपर देख सकते हैं, जैसे यूरासिल फॉर्म है तो या तो वो कैटाबॉलिज्म पाथवे में जा सकता है, नहीं तो वो यहाँ से दूसरी तरफ जाके पिरामिडिन सैल्वेज पाथवे में जाके वापस इसका पिरामिडिन या फिर यूरासिल से UTP बन जाएगा, जहाँ पे वो वापस न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं और फिर वापस DNA में यूज़ हो सकते हैं, उस पाथवे में जा सकता है। लेकिन एक बार जब उसका डाईहाइड्रो यूरासिल बन गया तो इसका मतलब उसका कैटाबॉलिज्म होना पक्का है, इसलिए इसे हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। ठीक, अब जब डाईहाइड्रो यूरासिल बन जाता है तो उसके बाद डाईहाइड्रो यूरासिल के ऊपर हाइड्रोलाइस नाम का एक एंजाइम रहता है, वो काम करता है और उसे वो कन्वर्ट कर देता है एन कार्बामाइल बीटा एनालिन फॉर्म में। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ये डाईहाइड्रो यूरासिल था, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ये कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था, हाइड्रोलाइस एंजाइम आके उस बॉन्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये क्लोज चेन जो रहता है वो खुल जाता है, वो ओपन चेन बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एन कार्बामाइल बीटा एनालिन स्ट्रक्चर। अब जो एन कार्बामाइल बीटा एनालिन स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर फर्दर एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है बीटा यूरिडोप्रोपियोनेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं एन कार्बामाइल बीटा एनालिन के ऊपर बीटा यूरिडोप्रोपियोनेस काम करता है, और उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, जिसके वजह से वो जो ये बॉन्ड रहता है बेसिकली वो मतलब कि वो जो स्ट्रक्चर आता है फर्दर ये टूट जाता है और हमें मिलता है बीटा एनालिन। आपको इस डायग्राम से ज़्यादा समझेगा अच्छे से। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था एन कार्बामाइल वाला स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जब बीटा यूरिडोप्रोपियोनेस ऐड करता है तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये जो नाइट्रोजन है यहाँ के बीच के बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा बाद में। अब जो ये मिला है स्ट्रक्चर का नाम है बीटा एनालिन। अब बीटा एनालिन है, उसके ऊपर फर्दर एक्ट करते हैं हमारे अलग अलग एंजाइम्स, जैसे हाइड्रोलाइसिस, जिसकी वजह से उसका हाइड्रोलाइसिस होता है और उसका ब्रेकडाउन होता है, और अल्टीमेटली हमें मिलता है एसिटल कोएंजाइम, और उसका बाय प्रोडक्ट आते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से एसिटल कोएंजाइम जो बना है ये अब जाके वापस सेल में दूसरी जगह यूज़ हो सकता है, जैसे क्रेब्स साइकिल या कहीं पे और। तो इसके बनने से हमारा पूरा कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ यूरासिल खत्म होता है। तो यूरासिल का डिग्रेडेशन सेल के अंदर इस प्रकार होता है।
अब बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ साइटोसाइन की। तो साइटोसाइन जैसे मैंने पहले बताया था, साइटोसाइन और यूरासिल का स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है। तो क्या होता है सेल में, यूजुअली साइटोसाइन को सेल यूरासिल में कन्वर्ट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम साइटोसाइन डीअमाइनेज। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये हमारा साइटोसाइन है और जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये हमारा यूरासिल है। तो आप सॉरी ये गलत डायग्राम, हाँ यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा पहला सेल डायग्राम है वो हमारा साइटोसाइन है और दूसरा है जो यूरासिल है। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे जो NH2 है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे O है। तो बेसिकली साइटोसाइन डीअमाइनेज वही करते हैं, यहाँ से फोर्थ पोजीशन पे NH2 निकाल के बेसिकली O लगाता है और एक कीटो ग्रुप बनाता है। तो अमाइन ग्रुप हटा के कीटो ग्रुप बनाता है। और जब अब ये यूरासिल जब यहाँ पे बन चुका है ये, तो ये अब यूरासिल कैटाबोलिज्म साइकिल जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसमें चले जाएगा। अब बात करते हैं कैटाबोलिज्म ऑफ थायमिन की। तो थायमिन को सबसे पहले 5,6 डायहाइड्रोथायमिन में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, और ये भी इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी सिमिलर फंक्शन हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन के बीच है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करके वो डबल बॉन्ड तोड़ा जा रहा है बेसिकली। अब ये जो 5,6 डायहाइड्रोथायमिन बन चुका है, अब ये फर्दर कन्वर्ट होता है एन कार्बोमाइल बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेट में, और ये जो काम करता है एंजाइम का नाम है हमारा हाइड्रोलाइज। तो हाइड्रोलाइज बेसिकली इसको तोड़ता है, जो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर आता है उसको तोड़ के हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर में बना देता है। तो हमारा डायहाइड्रोथायमिन का स्ट्रक्चर अब ऐसा बन जाता है जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब जो हमारा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है डायहाइड्रोथायमिन का, उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम होता है बीटा यूरिडो आइसोब्यूटेरेज, जो इस एन कार्बामाइल बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेरेट को बेसिकली ब्रेक डाउन करता है हमारे, और हमें देता है बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेरेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं एन कार्बामाइल बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेरेट को बीटा यूरिडो प्रोपियोनेज एंजाइम या फिर बीटा यूरिडो, यहाँ पे जो हमारा एंजाइम लग रहा था वो था आइसोब्यूटेरेज एंजाइम, तो वो कन्वर्ट करता है हमारा बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेरेट में। तो हमारे जो आईसीयू स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट हो गया है, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर देगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब जो ये हमारा स्ट्रक्चर है ये बीटा अमाइनो बिस्टेट, इसके ऊपर अलग अलग मैकेनिज्म इसका फर्दर डिग्रेडेशन होता है, सिंपल डिग्रेडेशन होता है, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गया, कुछ अलग मैकेनिज्म से इसको और तोड़ते हैं और हमें फाइनली मिलता है सक्सेनल कोएंजाइम ए। अब ये जो सक्सेनल कोएंजाइम है ये जा सकता है हमारे वापस क्रेब्स साइकिल या दूसरे कोई साइकिल में, और इसके जो कार्ब प्रोडक्ट मिलते हैं वो अगेन हमारे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो चलिए अब हम पिरामिडिन कैटाबोलिज्म के डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो पहला डिसऑर्डर है बीटा यूरिडोप्रोपिनेज डिफिशिएंसी। इसका नाम से पता चलता है इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा जो एंजाइम है बीटा यूरिडोप्रोपिनेज उसकी डेफिशिएंसी होती है। अब क्योंकि ये डेफिशिएंसी है तो यहाँ जहाँ ये एंजाइम यूज़ हो रहा था, जैसे हमने डिस्कस किया ऊपर साइटोसाइन यूरासिल डिग्रेशन में और थायमिन डिग्रेशन दोनों जगह पे इसका यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पे जो ये जिसे तोड़ता है वो एंजाइम अब तोड़ नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा साइटोसाइन और यूरासिल वाले साइकिल में ये एन कार्बोमाइल बीटा एनिलिन को तोड़ के बीटा एनिलिन बना था, और हमारे थायमिन कैटाबोलिज्म साइकिल में एन कार्बोमाइल बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेट को तोड़ के बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेट बना रहा था। तो अब क्योंकि अब इसकी डेफिशिएंसी है तो ये रिएक्शन अब इतना नहीं अच्छे से नहीं हो पाता। अब क्योंकि इतना अच्छे से नहीं हो पाता तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी है एन कार्बोमाइल बीटा एनिलिन और एन कार्बोमाइल बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेट इन दोनों का मतलब अक्यूमुलेशन होने लगता है, मतलब वो इकट्ठा होने लगते हैं, मतलब वो ज़्यादा जमा होने लगते हैं। अब इसके कारणवश क्या होता है, हमें हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हमें प्रॉब्लम देखने मिलती है, और जो मेन प्रॉब्लम आती है वो रहता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो देखने मिलती है, जो कि माइल्ड या सीवियर हो सकती है, मतलब कि वो या तो कम अपना इफेक्ट दिखा सकती है या फिर बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि इसके लो मसल टोन या फिर हाइपोटोनिया बोलते हैं, सीजर्स हुआ या फिर मिर्गी आना, उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब सोचने समझने की शक्ति कम हो जाना, ऑटिस्टिक बिहेवियर ऑटिज्म जैसा बिहेवियर करना, सोशल इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना। इसका जो मेन हम बच्चों अगर कुछ बच्चों में इसका जो मेन सिम्टम देखने मिलता है वो रहता है हमारा माइक्रोएंसेफेली, मतलब उनका मस्तिष्क का या फिर ब्रेन का साइज़ कम हो जाता है, सर का साइज़ कम रहता है, इतना अच्छे से ग्रो नहीं होता उनका सर जैसे नॉर्मली होता है। तो कुछ मतलब कि उसमें ये देखने मिलता है, कुछ लोगों में ये सिम्टम्स देखने मिलते हैं, बल्कि कुछ लोगों में हमें ऑप्टिक्स नर्व का डिटोरिएशन भी देखने मिलता है, जैसे हमारा जो आँखों से जो गया हुआ है नर्व ब्रेन में जो नस गई है ब्रेन में उसका डिटोरिएशन या फिर उसका मतलब कि वो ख़राब होने लगता है, तो हमें वो भी देखने मिलता है कुछ लोगों में। और कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग इससे पीड़ित रहते हैं लेकिन उनमें कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं देखने मिलता, मतलब वो नॉर्मल जैसे भी रहते हैं, तो उनमें डिटेक्ट करने के लिए हमें ये लैब टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना लैब टेस्ट के हम उन्हें बता नहीं सकते कि उनको ये बीमारी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम जब देखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ ये जो इससे पीड़ित है उसमें कुछ ना कुछ तो हमें फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ दिखने मिलती है। जो हमारा दूसरा बीमारी है इसमें उसका नाम है पिरामिडिन फाइड सिक्रेटेरियस डिफिशिएंसी।
सो बेसिकली इस नाम से पता चलता है इसमें फायर्ड न्यूक्लियोटाइड्स की डिफिशिएंसी हो रही है। अब जो फायर्ड न्यूक्लियोटाइड्स है ये बेसिकली क्या करता है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोसाइड्स में, और जैसे हमने ऊपर देखा था फिर वो न्यूक्लियोसाइड्स का फिर कन्वर्जन होता है फ्री बेसिस और शुगर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। अब ये बेसिकली ज़्यादातर हमें सेल्स में इसका कोई इफेक्ट ज़्यादा देखने नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादातर इफेक्ट इसका हमें रेड ब्लड सेल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स में देखने मिलता है। वहाँ पे इसके कम होने की वजह से बेसोफिलिक स्ट्रिपनिंग देखने मिलती है। अब बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग होता है क्या, बेसिकली हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसको हम स्टेन करते हैं तो हमें वो कुछ ऐसा दिखते हैं, क्लियर स्ट्रक्चर देते हैं। लेकिन जब उसको अगर वो रेड ब्लड सेल बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग से पीड़ित है तो उसमें हमें ऐसा इंक्लूजन बॉडीज़ देखने मिलती है, मतलब कि उसके आरबी सेल्स के अंदर ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ प्रेजेंट है जो हमें देखने मिलती है। अब इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि हम जो आरबीसी के फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आरबीसी सही से बना नहीं है, इसके अंदर इतने सारे इंक्लूजन बॉडीज़ है। अब ये जो है बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग ये नॉर्मली हमें लेड पॉइजनिंग के केसेस में देखने मिलता है। लेड पॉइजनिंग में बेसिकली स्ट्रिपनिंग बेसिकली एक क्लियर कट सिम्टम्स रहता है इसका लेड पॉइजनिंग का, लेकिन ये इसमें भी फायर्ड न्यूक्लियोटाइड्स मतलब डिफिशिएंसी में भी देखने मिलता है। अब ये जो लेड पॉइजनिंग की बात करें तो लेड पॉइजनिंग में बेसिकली हमें वहाँ पे ये क्यों देखने मिलता है, बेसिकली वहाँ पे क्या होता है लेड पॉइजनिंग की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसमें राइबोसोम्स का इकट्ठा होता है या फिर अक्लूमिनेशन होता है, और वही अक्लूमिनेशन हमें यहाँ पे आरबीसी के अंदर इन्फ्लेशन बॉडी जैसा दिखती है, जिसे हम बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग करते हैं वहाँ पे लेड पॉइजनिंग के यहाँ पे केस में। यहाँ पे ये बेसोफिलिक स्ट्रिपनिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फायर्ड न्यूक्लियोटाइड्स की डिफिशिएंसी है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड सही से ही डिग्रेडेड नहीं हो रहे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे इकट्ठा अक्यूमुलेट हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमें बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग देखने मिलती है। अब जो इसका दूसरा सिम्टम था वो था क्रोनिक हाइपोलाइटिक एनीमिया। ये हमें फायर्ड न्यूक्लियोटाइड्स की डिफिशिएंसी में ये भी देखने मिलता है, लेकिन अभी तक हमें इसका पता नहीं मैकेनिज्म कि पिरामिडल न्यूक्लियोटाइड्स की कमी की वजह से हमारा हीमोलाइसिस या फिर अनीमिया कैसे होता है, तो वो क्लियर नहीं है अभी तक। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मैंने रेफरेंस के लिए ज़्यादातर यहाँ मेडिलाइंस प्लस ये जो वेबसाइट यहाँ से लिया था, और एक यूट्यूब चैनल है इंग्लिश का, वहाँ से मैंने वो लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहिए तो वहाँ से भी जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।